ट्वेल्थ वाले सभी लोग ध्यान दें, ट्वेल्थ क्लास फिजिक्स का बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने जा रहा हूं मैं, व्हीटस्टोन सेतु। काफी बार आ चुका है ये पेपर में और ये आपके प्रैक्टिकल के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, तो बहुत ही प्यार से हम इसको सीखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन के साथ में हम इसको करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है? क्वेश्चन आता है कि व्हीटस्टोन सेतु को लिखिए, व्हीटस्टोन सेतु का सचित्र वर्णन कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु के लिए P/Q बराबर R/S, यानी कि आपको व्हीटस्टोन सेतु के लिए ये चीज कि P/Q बराबर R/S ये आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम इसको। सबसे पहले तो जान लेते हैं व्हीटस्टोन सेतु क्या है। देखिएगा बहुत ही प्यार से हम जानेंगे व्हीटस्टोन सेतु क्या है। इंग्लैंड के वैज्ञानिक प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने प्रतिरोधों की एक विशेष व्यवस्था का आविष्कार किया, जिसके द्वारा हम किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, या जिसके द्वारा हम किसी चालक के प्रतिरोध को ज्ञात किया जा सकता है। इसी व्यवस्था को नाम दिया था व्हीटस्टोन सेतु। यानी कुल मिलाकर व्हीटस्टोन सेतु क्या है? व्हीटस्टोन सेतु एक प्रतिरोधों की व्यवस्था है। व्हीटस्टोन सेतु क्या है? एक प्रतिरोधों की व्यवस्था, ठीक है ना। ये क्या है? व्यवस्था है या एक समायोजन है जिसके द्वारा हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान, अज्ञात प्रतिरोध का हम क्या कर सकते हैं? मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक, मान ज्ञात कर सकते हैं। कुल मिला के बात क्या हुई? कोई आपसे पूछ ले, एग्जामिनर पूछ रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु क्या है, तो आप कहोगे एक प्रतिरोधों की एक व्यवस्था है, प्रतिरोधों का एक समायोजन है जिसके द्वारा हम किसी भी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। किससे? व्हीटस्टोन सेतु की सहायता से। चलिएगा, और ये किसने दिया था? इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे, प्रोफेसर व्हीटस्टोन ने ये बनाया था। चलिएगा, इसकी संरचना पर आ जाते हैं, इसकी सिद्धांत और रचना। पहले रचना करेंगे फिर इसका सिद्धांत करेंगे। रचना क्या होती है देखिएगा। रचना में देखिएगा, इसके देखो हम यहाँ पे सिखा दे रहे हैं। ये देखिए इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, जैसे कि ये हमारा प्रतिरोध ले लिया P, ये ले लिया Q, ये ले लिया R या S, यानी कि प्रतिरोध का सिंबल है, आप जानते ही होंगे। यानी इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं और जिनको एक त्रिभुज यानी चतुर्भुज जैसे कि देखिएगा ये यहाँ पर एक चतुर्भुज बना हुआ है, जैसे कि A B, ये लाइन यहाँ पे समझ लीजिए C और D, इस तरह से। तो इसकी प्रतिरोधों की समांतर चतुर्भुज की भुजाओं से हम इसको लगा देते हैं प्रतिरोध को। जैसे एक प्रतिरोध को यहाँ पे लगा दिया, दूसरे को यहाँ पे, तीसरे को यहाँ पे, चौथे को यहाँ पे, यानी एक चतुर्भुज की भुजाओं पर लगा देते हैं प्रतिरोध को। तो देखिएगा इसमें क्या लिख रहा है कि इसमें व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं। देखो ये रहे PQRS, इसमें 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं। ओके, बहुत ज्यादा फास्ट समझेंगे, बहुत ही अच्छी तरह से, ठीक है। इसमें क्या हो गए? 4 प्रतिरोध हो गए, ठीक है, जो श्रेणी क्रम में जुड़कर एक समांतर चतुर्भुज ABCD का निर्माण करते हैं। देखिएगा समांतर चतुर्भुज में जुड़ गए ना, जुड़ गए। देखिए ए यहाँ पे देखिए इस तरह से, और ये, और फिर ये, और ये। देखिएगा समांतर चतुर्भुज बना नहीं बना, देखो ये रहा इस तरह से। यहाँ पे मैंने बताया था ये समांतर चतुर्भुज है, इस तरह से ये यहाँ पे आ गए, फिर ये इस तरह समांतर चतुर्भुज बन गया। तो ABCD इस तरह से, तो यही कि यानी PQRS समांतर के श्रेणी क्रम में जुड़कर क्या बनाते हैं? एक ABCD चतुर्भुज का निर्माण करते हैं, समांतर चतुर्भुज का निर्माण करते हैं। ये बन गया समांतर चतुर्भुज, ठीक है, ठीक है। चारों प्रतिरोध PQRS चारों जुड़े और एक समांतर चतुर्भुज इसने बना लिया ABCD, ठीक है। चतुर्भुज की भुजाओं से हमने इनको लगा दिया तो ये बन गया, ठीक है। आगे, ठीक है, आगे इस चतुर्भुज का एक विकर्ण AC में एक विद्युत वाहक सेल और एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं। देखिएगा, देखो पहले मैं आपको समझाता हूं चतुर्भुज के विकर्ण कौन से होते हैं। जैसे कि ये आपका चतुर्भुज है, एक समझ लीजिए ये चतुर्भुज है, ठीक है। तो इसका ABCD ये चतुर्भुज है, तो इसमें विकर्ण कौन से होंगे? एक तो ये वाला विकर्ण होता है, ठीक है, आमने सामने वाले कौन है, तो ये विकर्ण होगा और एक ये वाला विकर्ण होगा। तो इसमें कितने विकर्ण हैं? विकर्ण हैं इसके 2, एक तो AC और एक है विकर्ण BD, ठीक है, 2 विकर्ण हो गए। तो ऐसे ही इस चतुर्भुज के देखिएगा, इस टाइप की चतुर्भुज है तो उसमें एक ये विकर्ण हो जाएगा, एक ये वाला विकर्ण हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो ऐसे ही इसमें एक विकर्ण क्या है? एक तो AC विकर्ण है, एक ये वाला है। अब यहां से हमने तार जोड़ दिया, तो तार का मतलब क्या है? देखो एक डायरेक्ट ना लेकर हमने क्या ले लिया? इस तरह से तार ले लिया AC, ये वाला तार हमने यहाँ पर से ले लिया, यानी कि ये इस तरह से यहाँ पे ले लिया AC, और AC में हमने क्या जोड़ दिया? एक हमने विद्युत वाहक सेल जोड़ दिया और एक कुंजी, ये कुंजी है, इस तरह से ये क्या है? एक कुंजी जोड़ दी। इस AC के बीच में हमने क्या कर दिया? एक हमने क्या करा था? 4 प्रतिरोध। व्हीटस्टोन सेतु में 4 प्रतिरोध PQRS होते हैं,
जो श्रेणी क्रम में जुड़कर एक समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी का निर्माण करते हैं। इस चतुर्भुज के एक विकर्ण AC में, जैसे कि विकर्ण बताए थे, विकर्ण AC और BD विकर्ण होते हैं, तो इसके एक विकर्ण AC में एक विद्युत वाहक सेल E और एक कुंजी K1 जोड़ देते हैं। और इसके दूसरे विकर्ण BD में क्या जोड़ दिया, एक धारामापी G क्या है, धारामापी है, और दूसरी कुंजी यानी K2। तो ठीक है, इसके दूसरे विकर्ण BD में एक धारामापी G और एक दूसरी कुंजी K2 जोड़ देते हैं। ये संरचना होगी, देख लीजिए। इस चतुर्भुज के दूसरे विकर्ण BD में एक धारामापी या गैल्वेनोमीटर यानी G और तथा एक दूसरी कुंजी K2 जोड़ देते हैं। दूसरी कुंजी K2 जोड़ दी, ठीक है, K2 जोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। अब चतुर्भुज के चारों, अब देखिएगा, अब सिद्धांत इसका चलता है। सिद्धांत यहां से सिद्धांत ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमने हेडिंग क्या डाली थी, हमने यहां पर सिद्धांत एवं रचना हो गई। अब देखो सिद्धांत क्या है, यानी चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि जैसे हम इस सेल से इसमें धारा प्रवाहित करें तो जी में कोई विक्षेप ना हो। यानी कि यहां पर धारामापी का मतलब क्या है, धारामापी का मतलब ये होता है कि यहां पर ये धारामापी लगा हुआ है ना, इसमें सुई होती है, सुई इस तरह से, यहाँ पर 0 होता है, 1 2 3 1 2 3 इस तरह से लिखा होता है, ये सुई 0 पर है। अब जब इधर की साइड में धारा बहेगी तो ये इधर की सुई इधर की ओर बढ़ती रहेगी, कितनी इधर की ओर जा रही है, कितनी धारा, 3 एम्पीयर 4 एम्पीयर की। फिर बीच में जब इधर की ओर धारा जा रही होगी तो इस तरह से ये सुई ऐसे घूमेगी। तो मतलब क्या है, ये सुई इधर उधर घूमती है, इस तरह से चारों तरफ घूमती है। लेकिन हम इन प्रतिरोधों को इस प्रकार से समायोजित करते हैं कि इसमें धारा, यानी यहाँ वाले विकर्ण से, यानी यहाँ पर हमने क्या है, विद्युत वाहक सेल लगा रखा था, यहाँ पे कुंजी थी इस तरह से, तो इसमें से जैसे ही हमने धारा प्रवाहित करी तो इसमें धारा मान लीजिए यहाँ पर है, हम इनको इस तरह से हम समायोजित करेंगे, इनको ऐसे हिलाएंगे डुलाएंगे, इस तरह से इनको समायोजित करते हैं प्रतिरोधों को, कि धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई भी विक्षेप ना हो, यानी कि धारामापी की सुई 0 पर ही रहे, ना तो इधर जाए ना उधर जाए, इस तरह से समायोजित करते हैं। तो देखिएगा क्या है, अब चतुर्भुज के चारों प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो। ठीक है, कोई विक्षेप ना हो, यानी धारामापी में कोई भी विक्षेप ना हो, यानी सुई जो कि तुम है, ना तो इधर हो ना इधर हो, यानी कि सुई ये ना तो इधर जाए ना इधर जाए, बिल्कुल बीचों बीच में ऐसे टिकी रहे। ठीक है, बिल्कुल टिक रही है। तो अब इस अवस्था को हम ऐसे हमने समायोजित कर दिए इनको कि अब ये सुई बीचों बीच में है, तो इसको बोलेंगे ये सेतु की संतुलित अवस्था है। तो मतलब क्या है, अब चतुर्भुज के प्रतिरोधों को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि सेल द्वारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर धारामापी में कोई विक्षेप ना हो, तब सेतु संतुलित कहा जाता है, तब सेतु की अवस्था संतुलित कही जाती है। और संतुलित अवस्था में क्या होता है, संतुलित अवस्था में आपका होता है P/Q बराबर R/S, ये संतुलित अवस्था में होता है। अब इसी को सिद्ध करेंगे। ठीक है, आप इसका चित्र ये बना लेना। तो संतुलित अवस्था में क्या होता है भाई, संतुलित अवस्था में होता है आपका P/Q बराबर R/S, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। संतुलित अवस्था में क्या होता है, संतुलित अवस्था में होता है आपका P/Q बराबर R/S, ये होता है। अब यही आपको प्रूव करना है। ठीक है, संतुलित अवस्था में। चलिए, अब इसके प्रूफ के लिए हम क्या करेंगे, इसमें धारा प्रवाहित करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम, यहाँ पे धारा प्रवाहित करेंगे। देखिएगा, ये देखो धारा प्रवाहित कैसे करेंगे, यहीं पे सिखा दे रहे हैं आपको, सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए, यहाँ से ये सेल है, सेल से धारा गई। ठीक है, सेल से धारा गई, यहाँ पे देखिएगा, हम यहाँ से ये ब्लू पेन से लिख दे रहे हैं ताकि आपको ये यहाँ पर से क्या करी, ये धारा प्रवाहित हुई, ये धारा यहाँ पे पहुंच गई। अभी ये धारा क्या है, ये आई है धारा। ठीक है, धारा आई है। अब ये दोनों भागों में बट गई, तो अब हमने माना कि ये धारा जैसे कि 10 एम्पीयर की धारा है, तो 10 एम्पीयर की दो भागों में बट गई, यानी 2 और 5, तो हम 10 एम्पीयर की है, यहाँ पे 2 है, दूसरी जगह 8 होगी, यानी 8 और 2 10। इसी तरीके से ये आई धारा थी, ऊपर धारा निकल गई कितनी, I1, और नीचे धारा कितनी निकल गई, I2। ये अब ये वाली धारा इसमें जाएगी, यहां से जाती हुई इस तरह से, क्योंकि सेतु संतुलित अवस्था में है तो इसमें तो धारा कोई आएगी नहीं, तो यही धारा इस तरह से यहां पर निकल जाएगी, आगे निकल जाएगी। यही धारा I1 यहां पर निकलेगी और ये वाली I2 धारा इधर पहुंच जाएगी, क्योंकि इसमें तो जाएगी नहीं रेखा में। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि ये तो संतुलित अवस्था में, इसमें तो कोई धारा जाएगी नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि भैया इस तरह से सेतु को संतुलित किया है कि ये पूरा, इसमें कोई विक्षेप ना हो, यानी कि इसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो, यानी इधर जाए, यानी इस वाली रेखा में कोई भी धारा
नहीं जानी चाहिए। तो ये I2, यही धारा यहाँ पर पहुंची I2। अब ये वाली धारा यहाँ पे आई I1 और ये वाली धारा यहाँ पे आई। जब ये दोनों धाराएं यहाँ पर आएंगी, ये I1 ऊपर से आई और I2 इधर से आई, यदि दोनों धाराएं इधर आएंगी तो ये I तो ही इसमें कटी थी I1 I2 में, तो यही दोनों धाराएं आपस में मिलेंगी, ये फिर से I बन जाएंगी। ठीक है, I1 प्लस I2, यानी कि ऐसे समझ लो कि यही चीज़ क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यही धारा तो इसमें टूटी थी, ये I धारा ही दो धाराओं में टूटी थी। तो इसका मतलब ये हुआ, देखो कि यदि मैं कह रहा हूं 10 बराबर 2 प्लस 8 है, तो मतलब ये हो गया कि 2 प्लस 8 मिलके फिर से 10 बन जाएंगे। ठीक है, तो यही ये I इधर जाके टूट गया I1 प्लस I2 में, तो यहाँ पे I1 प्लस I2 दोनों मिलेंगे तो ये फिर से I बन जाएगा। ठीक है, तो ये फिर से धारा यहाँ पर आई, ये I आ गई। ठीक है, सॉरी I आई और फिर से यहीं पे आ गई। तो इसी तरीके से धारा ये यहाँ से दो रास्ते मिलेंगे, दोनों में जाएगी, फिर से इधर आ जाएगी। ठीक है, ये धारा इसमें प्रवाहित हो गई। ठीक, चलिएगा अब देखिएगा, अब यहाँ से आगे का काम करते हैं हम। देखिएगा, सबसे पहले देखो हमने क्या करा, ये थ्योरी में लिख देना थोड़ा सा जो जो हमने काम किया था। तो हमने क्या किया, जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो सेल, देखिए हमने यहाँ पर कुंजी को क्या करा, एकदम ऑन किया, यहाँ से प्लग लगा हुआ था, छिटकनी यहाँ पे ऑन करी, तो इसमें से धारा निकली। सेल में से I1 धारा प्रवाहित होने लगी, जो बिंदु A पर जाकर दो भागों में डिवाइड हो गई। तो यहाँ पे क्या कहेंगे, देखिएगा, जब कुंजी K1 को दबाते हैं तो सेल से धारा I प्रवाहित होती है। यह धारा बिंदु A पर दो भागों में विभाजित हो जाती है। देखो ये हो गई, यहाँ पे ये I धारा थी, यहाँ से गई और यहाँ पे दो भागों में I1 और I2 में विभाजित हो गई। ये I धारा ही तो थी, दो भागों में विभाजित हो गई। I1 धारा, देखिएगा, अब PQRS प्रतिरोध को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि कुंजी K2 को दबाने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। हमने पहले ही बताई थी, यानी कि इसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इस तरह से हमने इनको समायोजित करा कि भैया इसको दावा, इस कुंजी को भी दावें तो भी इसमें कोई धारा प्रवाहित ना हो, यानी कि इसमें कोई भी विक्षेप ना हो। विक्षेप ना होने का मतलब क्या है कि इसमें कोई भी धारा प्रवाहित ना हो। ठीक है, तो हमने इसमें इस तरह से हमने इनको समायोजित किया कि इसमें कोई भी धारा प्रवाहित ना हो, यानी यहाँ पे धारा प्रवाहित नहीं होगी तो ये धारा ऐसे इधर निकल जाएगी, ये वाली धारा इधर निकल जाएगी। ठीक है, तो अब PQRS प्रतिरोध को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि कुंजी K2 को दबाने पर धारा मापी में कोई विक्षेप ना हो। इस स्थिति में विकर्ण BD में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, यानी इस BD में कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होती है। तब हमने क्या करा, तब हम यहाँ पे दो वो लगाएंगे। पहले कौन सा लगाएंगे, तब देखिएगा, तब हम बंद पास लगाएंगे, ये वाला बंद पास लेंगे। देखिएगा यहाँ पे लिखा है ABDA, यानी इस वाले बंद पास में लगा दो, फिर एक बार इस वाले में लगा दो बंद पास में। ठीक है, क्या, किरचॉफ का नियम लगाएंगे। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे हम आपको देखो छोटा सा समझाएं। बंद पास कौन सा, ABDA, कौन सा, ABDA। ठीक है, ये वाला। ठीक, हम दूसरा पेज ले रहे हैं ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि कोई दिक्कत ना होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए ये ले रहे हैं। देखिए हम कौन सा वाला ले रहे हैं, बंद पास AB और फिर ये आ गया ये वाला D और फिर से ABDA में किरचॉफ का नियम लगाने पर। ठीक है, किरचॉफ का नियम लगाने पर। अब किरचॉफ का हमने बल लगा दिया, यानी ABDA में हमने क्या लगा दिया, किरचॉफ का नियम लगा दिया। किरचॉफ का नियम क्या कहता है, धारा तथा उसके संगत प्रतिरोध के गुणनफल का योगफल उसमें लगने वाले विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यानी कि पहले लेंगे प्रतिरोध, यहां से देखिए स्टार्ट करेंगे, धारा I1। ठीक है, इस तरह से चल रहे थे हम, इस तरह से, तो यहीं पर धारा आगे की ओर मिल रही है। ठीक है, चलिएगा I1, और इसमें प्रतिरोध क्या है, प्रतिरोध ये वाला प्रतिरोध है, इसका मान कितना है, P है, ये आ गया। फिर आगे बढ़े इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे कोई भी प्रतिरोध नहीं लग रहा है, ना तो इसमें कोई धारा बह रही है। धारा नहीं बह रही है तो धारा की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, अब देखिए ये वाली धारा इधर आ रही है, लेकिन हम जा कैसे रहे हैं, ABD और D के बाद में, यहाँ पे D था, D के बाद में A बिंदु की तरफ, ABD और D से A की तरफ जा रहे हैं। लेकिन धारा हमें उल्टी दिशा में मिल रही है, क्योंकि धारा मिल रही है A से D की तरफ, हम जा रहे हैं D से A की तरफ, तो लगाएंगे माइनस लगा दिया। ठीक है, धारा इसमें कौन सी बह रही है, I2 बह रही है, I2। ठीक है, धारा, और इसमें प्रतिरोध कौन सा है, इसमें प्रतिरोध है R।
बराबर, इसमें कितने विद्युत वाहक बल लग रहे हैं, यानी ई कितने लग रहे हैं, एक भी नहीं लग रहा है। इसमें ई लग रहा है इस वाली लाइन में, नहीं। इसमें लग रहा है ई, नहीं। इसमें लग रहा है, नहीं। तो मतलब इसमें कोई ई नहीं लग रहा है, तो यानी कि 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से इसको इधर ले जाओ तो I1P बराबर I2R हो जाएगा ये वाला। ठीक है, ये हो गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, मैं आपको देखो इसमें यही चीज़ लिख रही है, वही चीज़ हम यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि मैं उसमें समझाना चाह रहा हूँ ना आपको। ठीक है, ये I1P बराबर I2R, I1 अपॉन I2 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए I2 को इधर ले आए नीचे, इस P को इधर ले आए, R/P, ये आ गया समीकरण 1 मान लो इसको। ठीक है, समझ में आ गई बात यहाँ तक, चलिएगा। अब ऐसे ही इसमें फिर से लगाओ, फिर से बंद पास अब के इसमें लगाओ BCDB में। अब के बंद पास कौन सा लगा लो, दूसरे वाले बंद पास में लगा दो। दूसरा वाला बंद पास क्या है, BCDB में। कोई किरचॉफ का नियम लगाने पर पूरी बात लिख देना। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे, देखिएगा यहाँ से धारा कितनी जा रही है, I। हम चल रहे हैं B से C चल रहे हैं, B से C में धारा I1 मिली और प्रतिरोध कौन सा मिला, Q मिला। ठीक है, अब C से D देखिएगा, C से D चल रहे हैं लेकिन धारा किधर जा रही है, धारा इधर जा रही है। धारा D से C जा रही है लेकिन हम चल रहे हैं C से इधर, विपरीत दिशा में चल रहे हैं, इसलिए माइनस लगाया। धारा क्या है, I2 है, और गुणा इसमें प्रतिरोध कौन सा है, प्रतिरोध है S। ठीक है, फिर D से B में जाएंगे, D से B चलेंगे, ये क्योंकि हम इसमें लगा रहे हैं ना बंद पास। D से B में कोई धारा नहीं है, तो मतलब 0। ठीक है, बराबर, इसमें कितने, इसमें विद्युत वाहक बल लग रहा है, नहीं। इसमें लग रहा सेल, नहीं। इसमें लग रहा सेल, नहीं। चलिएगा, सेल तो A और C के बीच लग रहा था, ना कि इस वाले में। D और C में नहीं लग रहा, ना ही DB में लग रहा, ना BC में लग रहा, तो मतलब 0। तो ऐसे यहाँ पे I1Q बराबर ये कि I2 इधर चला जाएगा, I2S, यानी I2S इधर चला गया, प्लस का हो गया। ठीक है, I1/I2, ये I2 को नीचे ले आए, बराबर ये S/Q हो जाएगा। ठीक है, S/Q हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। समीकरण 2। अब देखिएगा यहाँ पे समीकरण 1 से ऐसे ही समझ लो, इस समीकरण 2 ही मत मानो। I1/I2 का मान देखिए समीकरण 1 से कितना है, ये रहा R/P था, R/P देख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ये R/P, यानी इस वाले I1/I2 बराबर कितना है, R/P है। और देखिएगा ये भी आपका I1/I2 आ रहा है, तो इस I1/I2 की जगह पे मैं R/P लिख सकता हूँ, लिख दो, बिल्कुल लिख दो। या ऐसे करो, इस वाला मान वहाँ पर रख दो उठा के, ये वाला मान हम यहाँ पर रख देंगे उठा के, तो क्या हो जाएगा समीकरण 1 से। तो ये वाला मान हम यहाँ पर रख देंगे, I1/I2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, S/Q आई है, S/Q। तो ये वाली वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो क्या हो जाएगा, S/Q बराबर ये हो जाएगा R/P, ये हो गया। हमको क्या करना था प्रूफ, हमको करना था, याद हो तो P/Q बराबर R/S हो गया। देखिएगा, Q तो नीचे जाए, इस वाले को इधर कर दो, इस वाले को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वाला इधर चला जाएगा, ये वाला नीचे, तो क्या हो जाएगा P/Q बराबर R/S। यही तो आपको प्रूफ करना था, P/Q बराबर R/S। हो गया ना, हो गया प्रूफ। यही आपका प्रतिबिंब है, यही धातु की यानी सेतु की संतुलित अवस्था है। ठीक है, यही संतुलित अवस्था है, ये हो गया ना, हो गया। ठीक है, चलिएगा, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो चाहो तो ये लिख रहा, बंद पास इसमें KVL लगाने पर, किरचॉफ का वोल्टेज नियम लगाने से, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाने से, यही I1P, ये चीज I1/I2 बराबर R/Q, ये चीज आ गई। अब फिर से बंद पास BCDB में वही चीज, बंद पास BCDB में। ठीक है, I1Q बराबर I2S, I1Q बराबर I2S, वही चीज आ जाएगी सेम टू सेम। तो I1Q बराबर I2S, I1/I2 निकाल देंगे, फिर यही चीज समीकरण 1 में रख देंगे, S/Q बराबर ये R/P, तो ये आ गया। समझ में आई बात, नहीं आई, वही चीज होगी ना, हो गई। यही सेतु की संतुलित अवस्था है। ठीक है, यही सेतु की संतुलित वह शर्त है। चलिए स्पेशल पॉइंट और याद कर लीजिए, क्या है कि व्हीटस्टोन सेतु में प्रतिरोध PQ की भुजाएं, अनुपाती भुजाएं यानी कि रेशो आर्म्स, और प्रतिरोध R की भुजा ज्ञात भुजा तथा प्रतिरोध S की भुजा अज्ञात भुजा कहलाती है। यानी कि ये देखिएगा, इसमें क्या है, P और Q की भुजाएं कहलाएंगी आपकी अनुपाती भुजाएं, यानी P और Q वाली, ये वाली भुजा A और B और B और C, ये अनुपाती भुजाएं कहलाती हैं। ये वाली आपका A, ये Q R वाली भुजा, यानी ये वाली भुजा कहलाती है ज्ञात प्रतिरोध की,
और अज्ञात वाले प्रतिरोध को, यानी 3 प्रतिरोध लो, 3 प्रतिरोध आपके पास होंगे, इनमें सेट कर दो, और चौथा जो अज्ञात प्रतिरोध है उसको इसमें रख दो, तुरंत मान निकल जाएगा आपका। ठीक है, तो ये एस क्या है? अज्ञात प्रतिरोध। एस आपका एस की जो प्रतिरोध, एस की जो भुजा है ये कहलाती है अज्ञात भुजा, यानी अज्ञात प्रतिरोध की भुजा। ठीक है, ये दोनों भुजाएं आपकी कैसी कहलाती हैं? ये प्रैक्टिकल में पूछ सकता है एग्जामिनर। पी और क्यू वाली भुजा कैसी हैं? आपकी अनुपाती भुजाएं। ये कैसी है? आपकी अज्ञात भुजा, ज्ञात भुजा। ये क्या है? अज्ञात। चलिए आगे। संतुलन की अवस्था में सेतु भुजा बीडी के सिरों पर विभव समान होता है। यानी कि संतुलन की अवस्था में भुजा बी डी, यानी कि ये देखिएगा बी और डी के सिरों पर जो विभव है वो समान रहता है। संतुलित अवस्था में यहां पर जितना विभव होगा उतना ही विभव इस वाले बिंदु पर होगा। यानी कि ये संतुलन की अवस्था में सेतु की भुजा के बीडी सिरों पर, इसको की इधर के वो काट दो, देखिएगा। संतुलन की अवस्था में सेतु की भुजा के बीडी सिरों पर विभव समान होता है। यानी कि कुल मिलाकर यह संतुलन की अवस्था में बीडी सिरों पर विभव समान होता है। इस सेतु को भी काट दो, ठीक है ना, इधर लिख दो। सेतु की संतुलन अवस्था में, बस इसको काट दो पूरी चीज को। सेतु की संतुलन अवस्था में सिरों बी व डी पर विभव समान होता है। ये चीज ये जोड़ देना, ठीक है। सेतु की संतुलन अवस्था में सिरों बी व डी पर विभव समान होता है, अर्थात वी यानी बी सिरे पर विभव और डी सिरे पर विभव कैसा रहता है? बराबर रहता है। ये है, ठीक है। अगला देखिएगा। अगला, सेतु के संतुलन की अवस्था में धारामापी तथा बैटरी की स्थिति आपस में बदल देने पर सेतु की संतुलन अवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यानी कि देखिएगा, इसका मतलब यह है सेतु की संतुलन अवस्था में बैटरी को बदल दें। यानी कि अब लग रहा है बैटरी लग रही है, ये वाली जो बैटरी है ये विद्युत वाहक सेल है, ये यहां पर लग रहा है, यानी ए और सी के बीच में लगा हुआ है। धारामापी इसमें लगा हुआ है। यदि ये संतुलन की अवस्था है तो इस बैटरी को आप बी और डी के बीच में जोड़ दो और इस धारामापी को ए और सी के बीच में जोड़ दो, तो कोई असर नहीं पड़ेगा, बात वही रहेगी, सेतु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कि बैटरी और धारामापी को आपस में बदलने, यानी धारामापी को यहां पर लगा दे बैटरी की जगह पर और बैटरी को लगा दें यहां पर, ई को लगा दें यहां पर, तो सेतु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ये है। अगला कि भैया परिपथ की भुजाएं बीडी और एसी संयुग्मी भुजाएं कहलाती हैं। देखिएगा परिपथ की बीसी, यानी कि देखिएगा बीडी और एसी कैसी कहलाती हैं? संयुग्मी भुजाएं कहलाती हैं। ठीक है, एक और पॉइंट है लास्ट और ये खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, ये देखिएगा, ये क्या है? सेतु की सुग्राह्यता उस समय सबसे अधिक होती है जब प्रयुक्त किए गए चारों प्रतिरोध एक ही कोटि के होते हैं। यानी कि मतलब ये हो गया कि इसमें जो प्रतिरोध लगाए गए हैं, PQRS जो प्रतिरोध लगाए गए हैं, जैसे कि मान लीजिए ये माइक्रो ओम में है तो ये भी माइक्रो ओम, ये भी माइक्रो ओम, ये भी माइक्रो ओम। यदि ये किलो ओम में है तो ये भी सारे किलो ओम में लगाओ, ये ओम में है तो ये भी ओम में लगाओ, ये मिली ओम में है तो ये, मतलब एक ही कोटि के होने चाहिए। 10 ओम, 50 ओम, 100 ओम, ऐसे। यदि ये कह रहा है ये 1 ओम है और यहाँ पे लगा दिया आपने 1000 ओम और यहाँ पे लगा दिया 5 मिली ओम, तो मतलब ये बिगड़ जाएगा मामला। सेतु को अधिक सुग्राह्यता यानी कि अधिक सेंसिटिव कब होगा? जब होगा ये, जब अच्छी माप तब देगा जब ये सारे प्रतिरोध एक ही कोटि के लिए जाएं, यानी कि ऐसा नहीं अलग अलग लिए जाएं। लाइट चली गई है तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद।